अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल यारम बाय सुमेरा हमीद, एपिसोड 56, जैसे आप सेकंड लास्ट एपिसोड भी कह सकते हैं। और सीन शुरू होने जा रहा है कॉरल और आलियान से, और कॉरल के कुछ अंदाज बदलते जा रहे हैं। कॉरल अब ऐसा क्यों कर रहा है, आइए जानते हैं। कॉरल से आलियान कहता है कि मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मैं एक दोस्त रखता हूँ और मेरी खुशियों के सारे रास्ते मेरे दोस्त के दिल से ही होकर आते हैं, क्योंकि मेरी दुआओं पर आमीन मेरा प्यारा दोस्त है। और कॉरल ने जवाबन कहा, तुम्हारे साथ मिलकर बिजनेस करने का इरादा मैंने बदल दिया है। और आलियान ने कहा कि वो किस लिए? मैं बिजनेस तो करूंगा लेकिन अभी नहीं। मेरा ख्याल है कि पहले मुझे जिंदगी को थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए। अच्छा, और मेरा तो ख्याल है कि अब तक तुम जिंदगी एंजॉय ही करते रहे हो। एक बिजनेस स्टडीज का स्टूडेंट क्या जिंदगी एंजॉय करता रहा होगा? फ्रेश हर वक्त पढ़ना, लाइब्रेरी, किताबें, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, ये वो सब। मुझे तो ये तक मालूम नहीं है कि यूनिवर्सिटी में कोई कैंटीन भी है। और जवाबन आलियान ने उससे कहा, कैंटीन का तो वैसे तुम्हें मालूम भी कैसे होगा? तुम्हें कुछ खरीद कर थोड़ी खाना होता है। हाँ, मुझे तो बस प्रोफेसर के ऑफिस का मालूम है या फिर बिजनेस डिपार्टमेंट का। यूनिवर्सिटी आना, जॉब पर चले जाना, हॉल जाकर रात गए तक पढ़ते रहना और पढ़कर शराफत से सो जाना। जिंदगी ऐसी होती है क्या? और आलियान तो से देखते ही रह गया और कहने लगा, कितने मासूम लग रहे हो ना तुम ये सब कहते हुए कॉरल। और कॉरल कहने लगा, पता नहीं आलियान कौन बद्दुआ दे गया है मुझे ऐसी मासूमियत की। अरे मेरा भी दिल चाहता है कि शरारतें करूं, उछलूं, मस्ती करूं, तुम्हारे साथ इधर उधर की सरगर्मियों में हिस्सा लूं, और नहीं तो एक आध बार किसी को छोटी सी चुटकी ही भर लूं और फिर देखूं कि वो कैसे उछलता है। और आलियान सर हिलाने लगा और कहने लगा, सिर्फ एक चुटकी भरने का ख्वाब ही अधूरा रह गया होगा ना तुम्हारा? तो अभी तो मैंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं है। चंद दिन पहले गूगल करते मेरी नजरों से एक रॉयल प्रिंसेस गुजरी। और इससे पहले कि मजीद कुछ वो कहता, आलियान कहने लगा, खुदा के लिए आगे कुछ ना कहना। मैं शाही खानदान की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं एक सच्चा इंग्लिश शहरी हूं और मेरी सब हमदर्दियां शाही खानदान के साथ ही हैं। और कॉरल ने उसे देखते हुए मुंह ही बना लिया। तुम अपनी वफादारी कायम रखो, वैसे वो बरतानवी शहजादी नहीं है। ओह अच्छा, फिर भी कॉरल, वैसे एक बात है कि एमा भी एक अच्छी लड़की है। उसकी तो मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। मैं जब जब उसे अकेला देखता हूँ ना तो मुस्कुरा देता हूँ कि कैसी खुशकिस्मत लड़की है एमा, और तुम्हारे बगैर कैसी खुश और प्यारी प्यारी सी लगती है वो। वो कितनी प्यारी है ये तो अमराहा ही अब तुम्हें बताएगी, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट पर ये जो तुम्हारे ख्यालात है ना, मैं अमराहा को तफसील से बताऊंगा। और फिर तो खिड़की भी बंद मिलेगी और जूलियट की फटकार खिली, जिसे सुनते तुम बड़े खुश और प्यारे प्यारे से लगोगे ना। फिर तुम एमा को मना लो। ओ, मैं आलियान नहीं हूँ जो उसके पीछे पागल हो जाऊंगा, और वो अमराहा नहीं है कि मुझे पागल कर भी दे। दुनिया में एक मखलूक लड़की की भी कमी नहीं रहती। ये हर तरफ से हशरात की तरह निकलती आती हैं दोस्त। कितने भी स्प्रे कर लो, कैसी भी जहरीली दवा फैला दो, ये तबाही दुनिया में फैलती ही जाती है। और आलियान उसे देखते हुए कहने लगा कि जब तक तुम लड़कियों को हशरात समझते रहोगे ना, वो तुम्हारे साथ इंसान बनकर संजीदा कैसे होंगी? मैं खुद को इंसान समझता हूँ, यही काफी है। अच्छा, जबकि दूसरों को तो इससे इख्तलाफ है, आलियान ने कहकहा लगाया। दरअसल क्लास लेने के बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी में टहल रहे थे और फिर करीब से गुजरती एक फ्रेशर लड़की जरा सी उछली और हल्की सी चीखी मारती। कुछ ज्यादा नहीं,
कौरल ने तो बस चुटकी भरने का अपना नन्ना मुन्ना सा ख्वाब पूरा कर लिया था। आखिर हर इंसान का हक है ना कि वो अपने ख्वाब पूरे करे और उनकी ताबीर पर खुश हो। आखिर कोई कब तक अपनी ख्वाहिश दिल में दबाए रखे, और वो भी कौरल। नामुमकिन। ये ना इसका काम है। कौरल ने गुस्से में बस लाल ही हो जाती लड़की से आलियान की तरफ इशारा करके कहा और भाग गया। और आलियान को भी जाहिर है कि भागना ही पड़ा, क्योंकि लड़की अपने दाएं हाथ को थप्पड़ के लिए जहमत देती तो नजर आ ही रही थी। और फिर उसी दिन की शाम को अमराहा वेरा की साइकिल के पीछे बैठी आइसक्रीम भी खा रही थी। अमराहा ने तो वैसे भी जॉब छोड़ दी थी और वेरा के पास भी कुछ वक्त निकल आया था, तो वो दोनों साथ निकल पड़ी और इधर उधर खाते पीते वो मैनचेस्टर में आवारागर्दी करती ही रहीं। और फिर बातों ही बातों में वेरा ने कहा कि मैं अब भी रात को अक्सर डर कर उठ जाती हूँ। मुझे लगता है मैं ख्वाब में वही सब देखती रही हूँ जो तुम्हारे साथ ब्राजीला में हुआ था। वो जिंदगी का बदतरीन एहसास थाम रहा। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म बेजान हो रहा है और मुझे कुछ सुनाई और दिखाई ही नहीं दे रहा। और वेरा पहली बार उस वाक़े के बारे में बात कर रही थी और साइकिल पर बैठे बैठे अमराहा की आंखें नम हो गईं और उसने वेरा की कमर में मोहब्बत के गहरे और शदीद एहसास के तहत बाजू हमाइल किए। और फिर वेरा गोया हुई और उसने कहा, मैंने उसी वक्त महसूस किया अमराहा कि वो जिंदगी क्या होगी जो तुम्हारे बगैर होगी। बगैर आवाज के मैंने खुद को रोते हुए पाया था। और उस वक्त मुझे लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगी। और मैं अब तक नहीं समझ सकी अमराहा, आखिर वो क्या है जो मेरा तुमसे जुड़ गया है और जो जुदा होने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तुमसे ऐसा जानलेवा लगाव क्यों है? आखिर इतनी दूर रूस में रहने वाली लड़की वेरा और इतनी ही दूर पाकिस्तान में पैदा होने वाली अमराहा के अंदर ऐसा क्या बीज दिया गया है जो तनावर होता जा रहा है और जिसने हमें अपनी छांव में ले लिया है। ऐसे फासलों पर पैदा होने वाले लोगों में इतनी कुर्बत कहाँ से आ गई? और अब अमराहा साइकिल चलाने लगी थी और वेरा उसके पीछे बैठ गई। और फिर अमराहा ने कहा, इसे खुदा की रहमत कहते हैं जो अच्छे इंसानों की सूरत में कहीं भी आ लेती है। फिर फासलों की अहमियत रहती है और ना ही रंग की और ना ही नस्ल की। हाँ शायद। वेरा ने सर हिलाया और वो रूसी गाना गाने लगी जिसे अमराहा भी साथ साथ गाने की कोशिश करने लगी। और मैनचेस्टर की सड़कों पर सुरमई और सफेद फ्रॉकों में मलबूस दो लड़कियां गुनगुनाती हुई इस रास्ते की तरफ बढ़ने लगी जिन पर दो सच्चे दोस्त ही गामजन हो सकते हैं और जिन्हें जिंदगी सुबह के सभी उजाले लिए खुशामदीद कहती है और खुशकिस्मत भी। और जब वो घर आती है तो साधना उससे कहती है बातों ही बातों में कि मैं तुम्हें इसलिए खुशकिस्मत नहीं कहूंगी कि तुम्हें आलियान मिला, बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए खुशकिस्मत कहूंगी कि तुम दीदी की बेटी बन गई हो। वो दोनों निशिस्तगाह में बैठी हुई हैं। अभी अभी अमराहा मामा मेहर को उनके कमरे में सुला कर आई थी और इससे पहले तो वो सब साधना की कहानी सुनते रहे थे और अब एन भी सो चुकी थी। और साधना की कहानी क्या है? उसकी जिंदगी की कहानी, उसकी, रमेश की और उसके बहादुर बेटे की जो कैंसर से लड़ रहा है। वो कहने लगी, जब मैं यहाँ आ रही थी ना तो मेरा दिल चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन किसी दूसरी जगह अनजाने लोगों और अनजाने माहौल में ना जाऊं मैं। मुझे यह अजाब लग रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ आ गई ना तो मुझे लगा कि मैं जिस घर से रमेश के लिए निकल गई थी मैं उसी घर में वापस आ गई हूँ। आर्यान बहुत बीमार था और मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। हर इस घर के सारे पैसे मेरे ही हवाले थे। आज तक मुझसे एक पैसे का हिसाब नहीं लिया गया। रोज सुबह आर्यान को एक फोन कॉल जाती है यहाँ से और दीदी उसे रोज एक नज्म सुनाती हैं। यूं आर्यान बुलंद हौसला और बाहिम्मत होता जा रहा है। आर्यान ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके लिए दीदी ने दुआ की है।
آریان کی ماں کی دعائیں رد کی جا سکتی ہیں لیکن دیدی جیسے انسان کی تو نہیں نا۔ آریان کی بیماری کی صورت میں جو مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے مجھے سزا دی وہ دیدی کے ملنے سے وہم ہو گئی، اور مجھے پہلی بار لگا کہ ہاں میں بھی بھگوان کو پیاری ہوں، اس نے مجھے پیارے لوگوں میں بھیجا ہے نا۔ ہاں امراح، اگر ہمیں درد ملتا ہے نا تو دوا اس سے بڑھ کر ملتی ہے۔ اور امراح نے سادھنا کی گیلی آنکھیں صاف کی۔ آج کل سادھنا بہت خوش تھی اور خوشی سے بار بار وہ رو ہی پڑتی تھی۔ لیڈی مہر نے آریان اور آریان کے پاپا کو مینچسٹر بلوایا تھا آلیان کی شادی کے لیے، اور سادھنا سے گزارے بھی وقت نہیں گزر رہا تھا۔ اور اس نے کہا کہ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو امراح، اور مزید آنکھیں گیل کرتے ہوئے سادھنا نے کہا، اور جواباً اس نے کہا کہ ہاں بہت زیادہ۔ اب دنیا میں کون ہے جو مجھے سیاہ بخت کہہ سکے؟ میں ماما مہر کے زیر سایہ رہنے والی ہوں جو عظمت کی بلندیوں پر ہے اور جو فرش پر عرش والے کی رحمت ہیں، اور بالکل رحمت جیسے ہی دادا بھی روز فون کرتے اور رو پڑتے۔ پہلے یہ احساس تھا کہ وہ پڑھنے گئی ہے واپس آ جائے گی، اب یہ یقین کہ بس اب وہ پرائی ہو گئی ہے اور رخصت ہو گئی ہے۔ وہ روز بابا کو بھی فون کرتی، سلام کرتی، حال چال پوچھتی، اور پھر خاموشی چھا جاتی اور پھر فون بند ہو جاتا۔ دادا کہہ چکے تھے کہ اپنے باپ کی خاموشی کا احترام کرو، تو وہ وہی کر رہی تھی۔ محبت ادھر بھی قائم تھی اور ادھر بھی، اور پھر رات کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، سورج طلوع ہونے میں تو وقت لیتا ہی ہے، اور اس مطلوبہ وقت کا احترام کرنا چاہیے۔ موسم بدل رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، اور اس بار دونوں کے پیراہن دلکش ہیں۔ صبحوں کا انتظار رہتا ہے، شاموں میں ٹھہرا جاتا ہے، اور راتوں کی نیند میں دل پسند خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ مینچسٹر نکھر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں گھڑیاں بند کر دینے کو جی چاہتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ دل بھی چاہتا ہے کہ یونیورسٹی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں اور کسی کو کہیں بھی جانے ہی نہ دیا جائے، اور سب دائرے بنا کر بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے دیس کی کہانیاں سنائیں، اور بس سب سنتے ہی جائیں اور سنتے ہی جائیں۔ وقت کبھی نہ گزرنے کے لیے ٹھہر جائے، یا پھر پوری یونیورسٹی کو ریشمی لحاف میں لپیٹ دیا جائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے محبت سے گھنٹوں دیکھا جائے، اور پھر اسی کے سرہانے خود بھی میٹھی نیند سو لیا جائے، اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جا رہا ہے کہ سیمسٹر تو ختم ہو جانے کو تھا، بس ان کی پیاری دلاری یونیورسٹی میں گزارے دن اب ڈائریوں اور البمز میں ہی مقید ہوئے رہ جانے والے تھے۔ وہ سب اسٹوڈنٹس جنہیں وہ نام سے اور وہ سب جنہیں شکلوں سے جانتے تھے، وہ سب زندگی کی راہوں میں بکھر جانے والے تھے، لیکن وہ سائی جو سب کی سنتا تھا اور سیٹ آل تھا، وہ روپا سے اظہار محبت نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ ایسے وہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا، لیکن روپا نے خود ہی اسے انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور سائی کے لیے تو یہی بہت تھا۔ ویسے بھی وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں اس کے فراق میں رونے کے بجائے نا اسے خوشی سے یاد کرنا اور دعا میں اس کا نام لینا ہی پسند کروں گا، اور یہ بات صرف سائی ہی کہہ سکتا تھا، اور وہ کر بھی سکتا تھا۔ نوال اور دائم کی بھی شادی ہو گئی، اور یہ شادی انہوں نے خاص سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے کی تاکہ ان کے سب دوست شرکت کر لیں، اور ویسے بھی امتحانات کے بعد آلیان امراح کی متوقع شادی کا ایسا شور تھا کہ انہوں نے امتحانات سے پہلے اپنی شادی کو ترجیح دے دی تھی۔ پرینک ویک آنے سے پہلے ہی کورل نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ یہ ویک 2 ویک پہلے سے ہی منائے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پہلے مرحلے میں تو وہ جم کی کاپی بن گیا اور بغیر پیسوں کے کام شروع کر دیا۔ وہ 1 گھنٹہ یا کچھ زیادہ وقت ایک کو دیتا، اور اتنے سے وقت میں ہی وہ شکار کو عاجز کر دیتا۔ جم تو پھر بھی 1 ہاتھ کا فاصلہ رکھتا تھا نا، لیکن اس نے تو یہ فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا۔ عین منہ کے پاس عجیب و غریب سیرپ پی کر اور منہ سے گندی سے بھی گندی بو نکالتے ہوئے کہ ناک پر ہاتھ رکھنے پر بھی بو ناک میں ہی گھسی آئے، وہ یہی حرکتیں کر رہا تھا۔ اور 1 ہی ہفتے میں اس نے کئی شکار نپٹا لیے، اور اسی 1 ہفتے میں وہ یونیورسٹی میں خاص جوتے بھی پہن کر آیا جو خدا جانے اس نے کس
साइंसदान से बनवाए थे या फिर खुद ही आइंस्टाइन बन गया था उनके लिए। उनके तलवे में वो रिकॉर्डिंग थी जो चलने पर चल पड़ती और खुदा माफ करे सुनसान किले में चमगादड़ों और बल्लाओं के चलने की खौफनाक आवाजें आती और दरमियान दरमियान में जादूगरनी के बुलंद बांग शैतानी कह कहे गूंजते, जिन्हें सुनते माओ की गोद में पनाह लेने को दिल चाहता। और वह जहां जहां से गुजरता कानों में उंगलियां ठूंसने पर मजबूर कर देता। और जाहिर है वो जिम बना जिस शिकार के पीछे होता वो उन भूतों की वजह से भी अपना सर पीट ही लेता। उसके ये जूते यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे मशहूर हुए और मुंह से उठती बू ने फजा कुछ ऐसी महकाई कि उस वीक को उसके नाम से ही मंसूब कर दिया गया, यानी कि उस वीक का नाम रखा गया अजाब वीक। उस अजाब वीक से अगले वीक उसने एक मखसूस चिप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये चिप जिस जगह लगाते वही रंग और सूरत इख्तियार कर लेती। इंसानी खाल से ज्यादा बेहतरीन जगह भला इसकी कौन सी हो सकती थी उसे लगाने के लिए, तो उसे इंसानी खाल पर चिपका दिया जाता। इंसानी दर्जा हरारत पर 30 सेकंड के अंदर अंदर ये तेज आवाज से फट जाती और खाल पर खून नुमा धब्बे और जली हुई खाल की तरह फैल जाती। जिसकी खाल पर ये यूं फटती वो ये समझता कि उसकी खाल ही फट गई है। ये खाल गालों पर, कानों पर, गर्दन पर, हाथों, बाजू, उंगलियों पर बहुत फटी, और खासकर लड़कियों की। और इससे इस किस्म की शक्लें देखने को मिली कि ऐनी शाहिदीन ऐसे गजबनाक वाकयात पहले कहाँ किसी को देखने नसीब हुए होंगे। इस प्रैंक पर कॉरल के काफी पैसे लग गए थे, लेकिन खैर जब वो वजीर आजम बन जाएगा तो टैक्स की सूरत सब वसूल कर लेगा ना। और कॉरल ने अपने कमरे में बाकायदा एक एक का नाम लिखकर फेरिस्त बनाकर लगा रखी थी। जिससे वो शिकार कर लेता उस पर टिक लगा देता। वो नहीं चाहता था कि बाद में उसे पछताना पड़े, खासकर जब वो बूढ़ा हो जाए तो ये सोच सोच कर आहें भरे कि उसने इन चंद एक को भी क्यों छोड़ दिया जिन्हें वो जरा सी मेहनत से उल्लू बना सकता था। और बस उसे तो लगता कि वो क्या कुछ नहीं कर सकता, और उसने जो कुछ भी किया है ना वो अभी तक कम ही किया है। हत्ता कि वो तो पिज्जा बॉय बनकर गर्ल्स हॉल्स में भी जाता रहा था और उनके कमरों में मुख्तलिफ चीजें छोड़ छोड़ कर आता रहा था। एमा के घर के आगे उसने बोर्ड्स का ढेर लटका दिया, और वो बोर्ड्स कुछ ऐसे थे कि एमा ने फौरन उन्हें आग लगा दी। बाद में वो अपनी दोस्त के आगे बैठकर रोती रही और पूछती रही कि क्या मैं ऐसी हूँ, और वाकई में ऐसी। अब पता नहीं वो किस ऐसी के बारे में पूछ रही थी। क्या हाथ से बनाई उस छिपकली के बारे में जिसके ब्राउन बाल थे और जिसने नीला गाउन पहन रखा था, और जो मुस्कुरा कर केक काटते दुनिया से खूबसूरती हमेशा के लिए नापैद हो चुकी है का वाज़े ऐलान कर रही थी, और जिस पर लिखा हुआ था हॉरर रीलोडेड, आइमा इज बैक। बहरहाल बाकायदा प्रैंक वीक का आगाज उन्होंने मुंह पर मास्क पहने और हाथों में हथियार पकड़े और रात गए अकेले वकेले जूनियर्स पर हल्ला बोलकर उनके मुंह पर टेप चिपकाकर उनके हाथ बांधकर तुम अगवा कर लिए गए हो का सबूत देकर किया। अब इसमें साई और अमराहा का जो काम था ना वो ये था कि उन्होंने टेप चिपकानी थी। आलियान और कॉरल के हाथ में हथियार थे और वेरा यूनिवर्सिटी की सुपर गर्ल मैं तुम्हारी मदद करूंगी बनी वहां से गुजरती है और अगवाकारों को ललकारती है कि वो पुलिस को बुला रही है और फोन निकालकर कान से लगाती है, और अगवाकार उन बेचारों की कनपट्टी पर गन रख देते हैं कि अगर फोन किया तो ये तो गया। जो गया हाथ हिला हिला कर वेरा को मना करता है कि अरे भाई फोन नहीं करना, जबकि वेरा को हर हाल में फोन करना है, और 1 और 2 और 3, और वो बेचारा तो गया। और यही काम आलियान और कॉरल ने दूसरे हॉल्स में भी जाकर किया। उनका दोस्त मतलूबा स्टूडेंट के कमरे में देर तक रात बरा जमा रहता, यानी दरवाजा खुला रहता, और ये कमरे पर फिर धावा बोल देते। और ये सब करते दोनों ने ये साबित कर दिया कि अगर उनका बिजनेस ना भी चला या उन्हें कोई जॉब ना भी मिली तो वो कामयाबी से अगवा बराए तावान का काम तो शुरू कर ही सकते हैं ना। अगर कुछ फायदा ना भी हुआ तो पुलिस भी ना ढूंढती फिरेगी और ना ही अखबारात में नाम आएगा। एक मुश्तरका प्रैंक जो तकरीबन सब डिपार्टमेंट्स ने मुकर्ररा वक्त किया वो तीसरे लेक्चर के खत्म होने के बाद क्लासों से निकल कर कॉरिडोर्स में लेट जाने का था। वो सब चलने फिरने की जगहों पर बिछ गए और यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी जाम हो गई।
प्रोफेसर जहां थे वहीं आधे घंटे तक फंसे रहे और अगला प्रैंक तो उन्होंने लाइब्रेरी में किया। उन सब ने एक साथ लाइब्रेरी पर धावा बोल दिया और वो हर तरफ फैल गए। उस लाइब्रेरी ने उनकी कितनी नींदें उड़ा ली थी ना, और आज वो उसका सुकून उड़ाने आए थे। उन्होंने अपने आईफोन्स निकाले और तेज म्यूजिक चला दिया और कितनी ही कलाबाजियां लगाने लगे और सर के बल पंखे बने फर्श पर घूमने लगे। उन्होंने पूरे 30 मिनट तक लाइब्रेरी ब्लॉक रखी। देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा कोई कहर नहीं टूट पड़ा इल्म के समंदरों पर। दुनिया चंद 100 साल तरक्की में पीछे भी नहीं चली गई और किताबों के सीने दुख से फट भी नहीं गए। अरे ऐसा तो होते ही रहना चाहिए ना कुछ देर के लिए। और अमराह ने अपने प्रोफेसर्स की कारों को नोट से भर दिया और कॉरल आहलियान ने कारों को कफनज़दा कर दिया। उन्हें सफेद कपड़े से लपेट दिया और उस पर प्रोफेसर्स की खास आदात और खास बातों को लिख दिया था। चंद डिपार्टमेंट्स ने मार्च की सूरत ट्रिब्यूट भी दिया था और वो फौजी अंदाज से परेड करते रहे और अपने अपने डिपार्टमेंट के सामने एक लंबी सलामी जमीन पर पैर मार मार कर और ऊंची आवाजें निकाल निकाल कर दी। और दूसरा ट्रिब्यूट कुछ यूं था कि ऑक्सफोर्ड रोड पर साइकिल ही साइकिल हो गई। इतनी साइकिल के लगने लगा कि दुनिया में 4 पहियों वाली मोटर इजाद ही नहीं हुई अभी। उन्होंने अपने मुंह UOM के लोगो से पेंट कर रखे थे। चंद अखबारात और मकामी टीवी चैनल्स इसकी कवरेज के लिए वहां पे मौजूद थे क्योंकि कॉरल चाहता था कि उसे ग्लोबल फेम मिले। अरे ग्लोबल ना भी सही, लेकिन मकामी फेम तो जरूर उसे मिलने वाली थी ना। पहले वो ऑक्सफोर्ड रोड और मुल्हिका सड़कों पर साइकिलों से मार्च करते रहे और फिर वो यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए और पूरी यूनिवर्सिटी का एक चक्कर लगा दिया उन्होंने। और फिर वो सब एक मखसूस रास्ते से गुजरे जहां रंगों से भरे तालाब नुमा डिस्पोजेबल कहते रखे हुए थे। उनकी साइकिलें मुख्तलिफ रंगों से गुजरने लगी और फिर वो यूनिवर्सिटी में फैल गए और यूनिवर्सिटी की सड़कों को धनक रंगों में बदलते चले गए। प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स बस खड़े होने देख ही रहे थे और ये सब कुछ टीवी पर दिखाया जा रहा था। वैसे मुझे यहाँ पे हैरत हो रही है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स इतना कुछ भी कर सकते हैं। लाइक सीरियसली, इन लोगों को पढ़ने का टाइम कैसे मिलता है इतनी सारी एक्टिविटीज करने के बाद? और ये जो इतने प्रैंक्स कर रहे हैं, तो इनकी मैनेजमेंट क्या इन्हें रोकती नहीं है? क्या वाकई ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में होता है? लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में तो नहीं होता था भाई। कुछ छोटा सा प्रैंक भी कर दो, बल्कि प्रैंक तो मना ही था, रैगिंग तक अलाउड नहीं थी हमारी यूनिवर्सिटी में। और अगर कुछ छोटी सी भी इस तरह की हरकत होगी तो भाई आप पे तो बैन लग गया, आपकी तो वॉट लग गई, आपको तो भाई निकाल देना। और सबसे बड़ा मसला क्या होता था कि क्लियरेंस, एंड पे जो क्लियरेंस करवानी होती थी, लाइब्रेरी से क्लियरेंस करवानी है और यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस करवानी है, लैब से क्लियरेंस करवानी है, हर जगह से जो क्लियरेंस करवानी पड़ती थी जिसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलने वाली। तो मुझे वाकई में शौक लग रहा है कि कैसे लाइब्रेरी में उन्होंने हल्ला बोल दिया हर जगह। तो ये क्लियरेंस करवाते हुए कौन सा मुंह पे मास्क पहन कर गए होंगे जिससे इनकी सारी क्लियरेंस हो गई होगी? क्योंकि अगर आप ऐसे फड्डे करके जाते हो ना तो क्लियरेंस वाले साफ साफ अपनी उसे क्या कहते हैं, बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ आपका नेगेटिव मार्क कर ही देते हैं। तो ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं भाई? क्या आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ होता है या आपने कभी कुछ ऐसा किया? जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि एक हद तक होना चाहिए। जिस तरह से कॉरल ने तो भी लड़कियों की बैंड बजा रखी है, इतना तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अलाउड नहीं होता। बट इट्स फन, इट्स डेंजरस भी है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई लिमिट ही नहीं है कॉरल के तो प्रैंक्स की। पढ़ने में काफ़ी फन लग रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली ऐसा होगा तो ये तो बहुत गलत बात होगी। एंड आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होता है यूनिवर्सिटीज़ में, और ये पढ़ने के हद तक ही फ़न के लिए लिखा गया है। और वैसे भी अगर सोचा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा किरदार दिखाया गया जो कि इस तरह की हरकतें कर रहा है, बाकी तो उसे छोटा मोटा सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो पूरी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए हैं, उनमें एक पीस तो ऐसा फिर निकल ही आता है ना, जैसा कॉरल है, शरारतों से भरपूर, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिसे कैंटीन का पता तक नहीं है कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उसे कुछ खरीद कर थोड़ी ना खाना होता है। और जिसकी लाइफ जो है वो ऐसी है कि वो पूरी डायरी लिख सकता है और अपने पोतों को, बल्कि अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उन्हें हंसा हंसा कर मार सकता है कि उसने इतनी एडवेंचरस लाइफ गुजारी है और फुल ऑफ फन,
مزے ڈر کے آگے ہے جیت، اور کچھ بھی کر گزرنے کی جو بات ہے وہ کورل میں تو ضرور ہے۔ خیر بڑھتے ہیں اب اگلے پارٹ کی طرف۔ یہ سارا فن، یہ ساری زندگی کی خوشیاں، ایک خوبصورت جو پارٹ ہے وہ ہونے والا ہے ختم، کیونکہ یہ سب لوگ اب جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے یہ کوئی کسر چھوڑ کر نہیں جانا چاہ رہے۔ زندگی میں کسی بھی تعلیمی ادارے میں جانے سے زیادہ خوش کن لمحہ کوئی نہیں ہوتا، اور پھر اسی تعلیمی ادارے کو خیر بات کہہ دینے سے بڑھ کر کوئی جذبہ اداس کر دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ کاش کہ انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوا کرے نا، اپنی محبوب چیزوں کو وہ مٹھی میں دبا کر دل کے قریب کر لیا کرے، اور یادیں کتنی بھی تازہ کیوں نہ ہوں، وہ ہوتی تو یادیں ہی ہیں نا، انہیں کیسے بھی تصویروں یا ڈائریوں میں مقید کر لیا جائے، لیکن پھر بھی ماضی کا حصہ ہی بنتی چلی جاتی ہیں، اور ہاتھ ہلاتی پھر دور سے دور ہوتی جاتی ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید دور ہوتی جاتی ہیں۔ جو درسگاہ باہیں وا کیے خوش آمدید کہہ رہی تھیں، اب وہی درسگاہ ہاتھ ہلاتے الوداع کہنے والی ہے، اور امراہ نے ان احساسات کو لے کر خود کو دل گرفتہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کبھی کورل کے سر پر کتابیں مار رہی ہے، کبھی سائی کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، وہ ویرا کے رولر کوسٹر کے پیچھے بیٹھی خوف سے چلا رہی ہے، وہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل چلا رہی ہے، اس نے آلیان کو گرا دیا ہے، وہ ٹویٹ پر ٹویٹ لے کر کھا رہی ہے، اور وہ انہیں واپس کرنا خود کو بھلاتی جا رہی ہے۔ اس کے دوپٹے کو اسٹوڈنٹس ایشین فلیگ کہنے لگے ہیں، اور اس کے رونے پر مینچسٹر کے ڈوب جانے کا ڈر ہے۔ ہے یونیورسٹی کے سفر نے اسے کتنا بدل دیا ہے نا، اور وہ سب انہی سائیکلوں پر بیٹھے مینچسٹر کی سڑکوں کو رنگین کرتے مینچسٹر شہر سے دور جا رہے ہیں۔ پہلے کورل، سائی اور آلیان نے ریس لگائی، اور پھر کورل اور ویرا نے، اور وہ انہیں آلیان کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ اور یہ سین ہوا یہاں پہ ختم، اور آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی۔ اس خوبصورت سفر نے اسے زندگی بھر کے لیے ایک خوبصورت ہم سفر دے دیا تھا، جس کا نام ہے آلیان۔ آلیان کو ملی امراہ، اور امراہ کو ملی آلیان، اور یہی ان کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ ایک خوبصورت چیز، اللہ کی طرف سے خوبصورت تحفہ تھا۔ زندگی کی بہار امراہ اور آلیان ہیں، اور آلیان اور امراہ ہی ہیں، انہوں نے یہی کہا تھا نا، اور آج وہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ لیکن پھر بھی یونیورسٹی کو الوداع کہنا، ان خوبصورت یادوں کو الوداع کہنا، یہ تو کافی مشکل ہوتا ہے، چاہے آپ کی میموریز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں، اور جن لوگوں کی تھوڑی سی تکلیف دہ ہوتی ہیں ان کے لیے گڈ بائز شاید ایزی ہو جاتی ہیں۔ ایسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ گڈ بائز آر آلویز ہارڈ، چاہے آپ زندگی میں کسی ایک نئی جرنی کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہو، چاہے آپ کسی کو چھوڑ کر جا رہے ہو، چاہے آپ کسی کو ہنسی خوشی کیوں نہ چھوڑ کے جا رہے ہو، چاہے آپ کسی اور ملک میں جا رہے ہو، چاہے آپ جاب چھوڑ کے کسی دوسرے انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہو، چاہے آپ کی یونیورسٹی جہاں پہ آپ بڑی اممیچور سے آتے ہو اور کافی زیادہ کچھ سیکھ کر اور کافی میچور ہو کر چلے جاتے ہو، جہاں کی ایک ایک جگہ سے آپ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ زندگی کے بہت ہی قیمتی پل آپ نے وہاں پہ گزارے ہوتے ہیں، آپ نئے لوگوں سے ملتے ہو، بہت ساری تکلیفیں بھی آپ اٹھاتے ہو، لیکن بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری یادیں آپ ساتھ لیے وہاں سے نکلتے ہو۔ آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اور یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور ایک خوشی سے آپ جا رہے ہوتے ہو، لیکن پھر بھی کہ اب یہ سب ختم ہونے جا رہا ہے، اب یہ پھر یہاں ہم مل کے نہ جانے کب بیٹھیں گے، اور نہ جانے یہ سب چیزیں ہم دوبارہ کب کریں گے اور کر بھی سکیں گے یا نہیں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے والا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب آپ کی ملاقات ان لوگوں سے نہیں ہونے والی، کیونکہ ہر کوئی اپنے ملک میں واپس جا رہا ہے،
जहाँ से वो आया है वहाँ उसने एक नई जिंदगी शुरू करनी है, फिर नए दोस्त बनने हैं, नए लोग बनने हैं, नई कंपनी होगी और पुराने लोग यादों की तरह दूर, बहुत दूर होते जाते हैं। बहुत सारे लोग वादे कसम करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, लेकिन जब आप एक नए सफर पे जाते हो, नए दोस्त बनाते हो, तो पुरानी यादें थोड़ी पुरानी होती जाती हैं। नो डाउट कि अगर 10 साल बाद भी मिलो तो वैसी ही खुशी जरूर होती है, लेकिन वो जो रोज मैसेजेस और बात करने वाली बात होती है, फिर वो एक दिन पे आती है, फिर वो 2 दिन, फिर हफ्तों का गैप, फिर महीनों का गैप, और आहिस्ता आहिस्ता वो वाकई इंसान एक याद ही बनकर रह जाता है। और ऐसा ही होता है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो लोग कांस्टेंट रहते हैं आपकी जिंदगी में, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। मैंने देखा है लड़कों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ख़वातीन फिर दूसरे शहर चली गई, उनकी शादियां हो गई, एक नई फैमिली में चली गई, तो उनके साथ इस तरह से गैदरिंग करना, इन टच रहना, ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि एक नई लाइफ जब वो स्टार्ट करती है तो वहाँ से मुझे लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन चूँकि लड़के जो हैं वो ज़्यादा अगर किसी दूसरे सिटी में भी चले गए हैं तो वो शादियों में भी चल जाते हैं, वहाँ पे स्टे भी कर लेते हैं, वो हर इवेंट में एक दूसरे के साथ होते हैं, उनका मिलना जुलना, चूँकि वो हर वक्त बाहर ही होते हैं तो उनका आई गेस ज़्यादा रहता है। और मैंने देखा है कि उनमें ज़्यादा जो है वो यूनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनका थोड़ा मिलना जुलना कम हो जाता है। इनफैक्ट आई रिमेंबर कि जब हमारी यूनिवर्सिटी का एलुमनाई रीयूनियन था तो उसमें हम सब दोस्तें अलग अलग जगहों पर थी और हम सब लोगों का आना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, लड़के जो जितनी भी डिफरेंट सिटीज़ में थे वो सारे जो थे वो आ चुके थे और वो मिल चुके थे। वो एक दूसरे की शादियों में भी जा रहे होते हैं, कोई कहीं कोई कहीं। तो ये एक ज़रा प्लस पॉइंट होता है लड़कों के पास। खैर, आपकी कैसी रही है यूनिवर्सिटी लाइफ? इस नॉवेल में जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप बहुत सारी चीज़ों में रिलेट कर सकते हो इस नॉवेल से। बहुत सारी चीज़ें, क्लास असाइनमेंट, स्टडीज़ प्रेशर, और वो एन्जॉयमेंट, और वो पार्टीज़, और जो फाइनल गैदरिंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, और बहुत कुछ होता है। तो आई एम श्योर ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये नॉवेल काफ़ी ज़्यादा मज़े का रहा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और हम जैसे लोग जो यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं उनके लिए ये नॉवेल ऐसे है जैसे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली बात है। हर मोमेंट याद आ जाता है जब भी कुछ ऐसा फ़नी यहाँ पे हो रहा होता है। सो मस्ट से कि ये जो आपका सारा एजुकेशन वाला फेज़ होता है, या ये जो यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, इट्स दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू आर गोइंग टू रीलिव इन योर मेमोरीज टिल योर लास्ट ब्रेथ। और ये वो जगह होती है जहाँ पे आपके टीचर्स आपको दिन को जो है ना क्लासरूम में सुला ही रहे होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी लोरियाँ दे रहे होते हैं, और फिर पूरी रात आपके दोस्त आपको सोने नहीं दे रहे होते हैं, और बहुत सारा फन हो रहा होता है जो कि आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा होता है कि अच्छा ये फन है आपको लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली आप बहुत सारी मेमोरीज बना रहे होते हो, यादें। आप पिक्चर्स क्लिक करते हो और फिर हर पिक्चर के साथ एक पूरी स्टोरी होती है, एक मोमेंट आप कैप्चर कर रहे होते हो। वो वक्त गुजर जाता है लेकिन पिक्चर्स आपको रियलाइज़ करवा रही होती है कि ओ माय गॉड ये क्या था, कितना मज़ा आया करता था। सो राइट नाउ आई एम एक्चुअली मिसिंग माई यूनिवर्सिटी लाइफ, माई फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है, मिले नहीं हैं। और यस, इट्स द प्लेस वेयर यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, क्योंकि ऑफिस और जो प्रोफेशनल लाइफ होती है इसके बाद उसमें आप बहुत सारे मैच्योर हो जाते हो, और आप यू कैन डू द क्रेजी स्टफ जो कि आप दोस्तों के सामने कर रहे होते हो। आपको थोड़ा सेंसिबली एक्ट करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें आप जो है ना वो मिस करते हो। So yes, that's my comment and opinion on this episode. और ओवरऑल आपका क्या है कमेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जनाब इसके बाद आने वाली है लास्ट एपिसोड, तो बस फिर हो जाएगा ये नॉवेल ख़त्म। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी और इस नॉवेल से आप रिलेट कर सकते हैं या नहीं, और आपके लिए यूनिवर्सिटी को या फिर ज़िंदगी में किसी को भी गुड बाय कहना कितना मुश्किल था। जब आपको रियलाइज़ हो रहा हो कि गुड बाय कहना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल समटाइम्स गुड बायज आर द बेस्ट डिसीजंस। आपके लिए बहुत बेहतर होता है वाकई उसको गुड बाय कहते ना, उस चीज़ से दूर हो जाना। और कभी कभी तो गुड बायज इसलिए भी हार्ड हो जाते हैं बिकॉज यू नो कि इट्स फॉर एवर, हमेशा के लिए आप गुड बाय कह रहे हो।
तो क्या गुड बाय आपके केस में अमराहा वाली थी, जो कि यूनिवर्सिटी को गुड बाय तो फॉर एवर कह रही है, लेकिन आलियान को नहीं कह रही है, और फॉर एवर उसे उन यादों के साथ हमेशा मुस्कुराना ही है जो उसने यूनिवर्सिटी में बनाई है। तो जनाब, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है, और मैं वाकई में चाहती हूँ कि आज के एपिसोड में कमेंट सेक्शन में आप लोग भी कुछ लिखें, जो समझ में आ रहा है, जो आपकी थॉट्स हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वैसे भी नॉवेल तो ख़त्म होने वाला है, तो इतना टाइम तो आप लोग निकाल ही सकते हैं ना कि आप लोग लिखें, अपनी थॉट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। मिलते हैं लास्ट एपिसोड में, और मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसके बाद भी क्या कुछ जानना वाकई में बाकी है। लास्ट एपिसोड में आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि अभी तक ये नॉवेल ख़त्म नहीं हुआ, हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे से ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ अभी बाकी है। मिलते हैं लास्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।